गोवा में तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख किरण कंडोलकर ने कहा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने चुनाव के बाद पार्टी के उम्मीदवारों को किनारे लगा दिया है। कंडोलकर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो इस कंपनी के मुखिया और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनकी टीम से बेहद निराश हैं। बीते दिनों ये खबर आई थी कि टीएमसी के मुखिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रशांत किशोर से नाराज हैं। टीएमसी ने गोवा में इस बार महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कंडोलकर ने कहा कि टीएमसी के उम्मीदवारों के आईपैक कंपनी के साथ कुछ इशू थे और जब उन्होंने मुझे इस बारे में बताया तो मैंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इसे लेकर चर्चा की। कंडोलकर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा कि वो टीएमसी गोवा के प्रमुख का पद छोड़ दें। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इस पद को नहीं छोड़ेंगे। हत्या बलात्कार के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को Z+ सुरक्षा दी गई है। गुरमीत राम रहीम को यह सुरक्षा हरियाणा सरकार ने दी है। उसे यह सुरक्षा खालिस्तान समर्थक लोगों से जान को खतरा होने के मद्देनजर दी गई। इस महीने की शुरुआत में गुरमीत राम रहीम सिंह 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया था। गुरमीत राम रहीम वर्तमान में पूर्व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और डेरों की 2 साध्वियों से बलात्कार के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। इसके अलावा डेरे के एक मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी उसे दोषी ठहराया जा चुका है और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संकट को देखते हुए भारत सरकार वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी में जुट गई है। नई दिल्ली से सुबह एक विमान यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए उड़ा और आज ही ये कुछ भारतीयों को वापस लेकर लौट आएगा। एयर इंडिया का विमान 200 यात्रियों की क्षमता वाला है। भारत की ओर से आने वाले दिनों में कुछ और विशेष विमानों को यूक्रेन भेजा जाएगा। रूस के द्वारा पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और डोनेस्क को आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज कहा कि वो भारत के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ टेलीविजन पर बहस करना चाहेंगे। रूस के चैनल रशिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में इमरान ने कहा कि मैं टीवी पर नरेंद्र मोदी के साथ बहस करना पसंद करूंगा। इमरान खान ने कहा, यह भारतीय उपमहाद्वीप में अरबों से अधिक लोगों के लिए फायदेमंद होगा यदि मतभेदों को बहस के माध्यम से हल किया जा सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से अभी इसको लेकर कोई जवाब नहीं आया है। बता दें, भारत ने हाल ही के दिनों में पाकिस्तान को ये साफ कर दिया है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं। कर्नाटक के शिमोगा में सांप्रदायिक हिंसा आज भी जारी है। कई वाहनों को निशाना बनाया गया है। बीती रात भी आज़ाद नगर में मुस्लिमों के घर पर हमले किए गए, पथराव किया गया, लोगों को पीटा गया। हिजाब बैन के खिलाफ याचिका दायर करने वाली छात्रा के भाई और परिवार को भी निशाना बनाया गया और उनकी संपत्ति लूटी गई। वैसे सरकार की ओर से शिमोगा के इंचार्ज मंत्री केसी नारायण गौड़ा ने दावा किया कि शहर में स्थिति नियंत्रण में है। ANI न्यूज एजेंसी के मुताबिक मंत्री नारायण गौड़ा ने कहा कि लोग चिंता न करें, स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। मंत्री ने बताया कि आज सुबह भी कुछ वाहनों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। 2 ऑटो और एक बाइक में आग लगा दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले बीते रात शिमोगा के आज़ाद नगर और अन्य स्थानों पर समुदाय विशेष के मकानों की पहचान कर उन पर पथराव किया गया, हमले किए गए। यहाँ के मुस्लिम संगठनों ने कहा कि बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ ने मुस्लिम घरों पर हमले किए। शहर में कई स्थानों पर इन लोगों ने आगजनी भी की। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली छात्रा हाजरा शिफा के घर पर भी हमला किया गया। हाजरा शिफा ने आरोप लगाया है कि उनके भाई पर दक्षिणपंथी समर्थकों की भीड़ ने हमला किया। उनके भाई सैफ पर सोमवार रात करीब 9 बजे उडुपी जिले के मालपे में बिस्मिल्ला होटल में हमला किया गया। ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि मैं हिजाब बैन के खिलाफ हूँ। इस हमले में हमारी संपत्ति को लूटा गया। आखिर क्यों? क्या मैं हिजाब पहनने का अपना अधिकार भी नहीं मांग सकती? मैं संघ परिवार के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती हूँ। हाजरा ने घटना की जानकारी देते हुए अपने ट्वीट में पुलिस को भी टैग किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में जिन भाजपा RSS कार्यकर्ताओं के नाम आरोपी के रूप में आए थे, वो अब दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। पार्षद बनने के बाद इनके पास खुद के बचाव का रास्ता आसान होगा। इस समय सुभाष मोहल्ला समेत तमाम गलियां ऐसे आरोपी मुलजिमों के पोस्टरों से पटी हुई हैं। स्क्रॉल वेबसाइट ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आज प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में 36 साल के नासिर अली ने सुभाष मोहल्ले में पोस्टर देखे तो हैरान हो गए।
पोस्टर पर भीड़ का नेतृत्व करने वाले और हमला करने वाले उत्तम त्यागी का फोटो था। नासिर की बाईं आंख में गोली मार दी गई थी। वही उत्तम त्यागी अब बीजेपी के सहकारी प्रकोष्ठ का कोऑर्डिनेटर है। सुभाष मोहल्ले की गलियों में बिखरे बीजेपी के पोस्टरों पर दो अन्य चेहरे प्रमुख हैं। आशीष पूनिया, जो बीजेपी की युवा शाखा का नवीन शाहदरा का जिला अध्यक्ष है। दूसरा सुरेश पंडित, जो 2020 में सुभाष मोहल्ला बीजेपी यूनिट का कोऑर्डिनेटर था। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान तीनों पर गंभीर आरोप लगे थे। त्यागी और पंडित ने दिसंबर 2020 में जमानत पर रिहा होने से पहले 8 महीने जेल में बिताए। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। हालांकि कमेटी ने इस मामले में अपनी जांच को पूरी करने के लिए कुछ और वक्त मांगा है। उधर इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर अदालत ने इसे स्थगित कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच पेगासस मामले को सुन रही है। संसद से सड़क तक बवाल के बाद पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 27 अक्टूबर को इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी में डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, डॉक्टर प्रभाहरन P और डॉक्टर अश्विनी अनिल गुमस्ते को शामिल किया गया था। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट और ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि मंत्रालय ने IT नियमों के तहत मिले आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला किया है। साथ ही कहा कि इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए देश में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़का सकता था। यह भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए नुकसानदेह हो सकता था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूर्वी यूक्रेन के विद्रोही 2 इलाकों को आज़ाद या अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है। इन इलाकों के नाम लुहांस्क और दोनेस्क हैं। पुतिन ने मंगलवार तड़के राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात का ऐलान किया। पुतिन के इस कदम पर यूरोपियन यूनियन ने नाराजगी जताई है। पुतिन ने यूक्रेन के इन विद्रोही अलगाववादी इलाकों के नेताओं को मदद देने पर भी अपनी सहमति जताई। लुहांस्क और दोनेस्क में रूस समर्थक लोगों की एक बड़ी तादाद है। पुतिन की ओर से यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों में रूस की सेनाएं भेजने का भी ऐलान किया गया है। पुतिन ने अपने आदेश में कहा कि वो यूक्रेन के विद्रोही इलाकों में अपनी सेनाओं को शांति स्थापित करने के लिए भेज रहे हैं। नेटो देशों ने भी रूस के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया। पुतिन ने सोमवार को रूस की सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई और इसमें उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के इन इलाकों को मान्यता देने का फैसला किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और दोनेस्क को आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने के तुरंत बाद जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका ने एक बयान जारी कर कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के कदम की निंदा की। बाइडेन ने एक आदेश पर दस्तखत किए हैं जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका ने लुहांस्क और दोनेस्क के साथ व्यापार और निवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया है। उधर ब्रिटेन ने कहा है कि वो रूस पर बेहद अहम और कुछ नए प्रतिबंधों का ऐलान करेगा। रूस के कदम के बाद ब्रिटिश सरकार के मंत्री ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण पहले से ही चल रहा था, इसलिए ब्रिटेन रूस पर प्रतिबंध लगाएगा। स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद ने कहा कि आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हो गया है। ब्रिटेन ने कहा कि उसने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन में शामिल लोगों को निशाना बनाने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं और वे प्रतिबंध मंगलवार से लागू होंगे। वहीं फ्रांस और जर्मनी भी प्रतिबंधों से जवाब देने के लिए सहमत हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़े तनाव के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 7 साल से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। मंगलवार को इसकी कीमत प्रति बैरल $97.44 हो गई। रूस सऊदी अरब के बाद तेल निर्यात करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रूस प्राकृतिक गैस का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। आशंका जताई जा रही है कि रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद दुनिया में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कम सप्लाई होगी और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा और कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। रूस के द्वारा अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और दोनेस्क को आज़ाद देश की मान्यता देने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि उन्हें पश्चिमी देशों से मदद मिलेगी। ज़ेलेंस्की ने रूस पर शांति वार्ता को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि यूक्रेन शांति का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा।
उन्होंने इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बातचीत की। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने रूस के द्वारा उठाए गए कदम को पूरी तरह अवैध बताया है और मांग की है कि उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच बन रहे तनाव के माहौल को लेकर कहा कि यह बेहद चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से बुलाई गई एक आपातकालीन बैठक में भारत ने कहा कि संकट को टाला जाना ही इस वक्त में पहली प्राथमिकता है। ये बैठक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और डोनेत्स्क को आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने के फैसले के तुरंत बाद बुलाई गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि हालात को बिगड़ने नहीं दिया जा सकता और हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। भारत ने कहा कि उसे इस बात का भरोसा है कि राजनीतिक बातचीत के जरिए ही इस मुद्दे को हल किया जा सकता है। रूस की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इसमें अमेरिका ने रूस पर जमकर हमला बोला। अमेरिका ने कहा कि पुतिन ने मिन्स्क समझौते की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन ने कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतते हुए आगे सोचना चाहिए। चीन की ओर से कहा गया कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए जिससे ये संकट और बड़ा हो जाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।